हेलो दोस्तों, वेलकम टू ZM क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्लास 12 चैप्टर 4 के बारे में, जो कि हम इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीट टॉपिक के साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं सभी टॉपिक्स करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बिलीव कराता हूँ कि आपको यह वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों केमिस्ट्री में चैप्टर 4 है रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी होता क्या है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है उसे ही हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। मतलब रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए वेग या दर, वेग और दर एक ही होता है। वेग या दर वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम रिएक्शन की रेट एडम मैकेनिज्म का अध्ययन करते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म का जो हम अध्ययन करते हैं वो रसायन बलगतिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब हम आगे समझते हैं अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया का वर्गीकरण। ठीक है, आगे समझते हैं अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया का वर्गीकरण। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग अभिक्रिया के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सा? सबसे पहले है तात्क्षणिक अभिक्रिया। 3 वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। तात्क्षणिक अभिक्रिया, अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। दूसरा है अतिमंद अभिक्रिया। अतिमंद अभिक्रिया, यह इसकी सेकंड वर्ग है। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, पहला है तात्क्षणिक अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। सेकंड है अतिमंद अभिक्रिया और थर्ड है मध्यम गति अभिक्रिया। मध्यम गति अभिक्रिया। आगे हम तीनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन। तो अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 3 वर्गों के में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? पहला तात्क्षणिक अभिक्रिया, दूसरा अतिमंद अभिक्रिया और तीसरा है मध्यम गति अभिक्रिया। तो सबसे पहले समझते हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया यानी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होती है। तो जो अभिक्रियाएं बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाती हैं तात्कालिक या तात्क्षणिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जो भी हमारी रिएक्शन होती है वो बहुत ही जल्दी रिएक्शन हो जाती है, यानी यहाँ पर देखा 10 की पावर -14 से 10 की पावर -16, इस पे आगे बात करने वाले हैं। तो जो अभिक्रियाएं बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाती हैं तात्कालिक या तात्क्षणिक या तीव्र गति अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सामान्यतः एक अभिक्रियाएं आयनिक यौगिकों में इस प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं, यानी हमारे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें ये अभिक्रियाएं पाई जाती हैं जो अत्यंत तीव्र वेग से संपन्न हो जाती हैं। ये अभिक्रियाएं लगभग 10 की पावर -14 से 10 की पावर -16 सेकंड में हो जाती हैं, यानी सेकंड से भी बहुत ही कम समय लगता है इन्हें कंप्लीट होने के लिए। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक अभिक्रियाएं
या तात्कालिक अभिक्रियाएं या तीव्र गति अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl को हम जब को AgNO3 के साथ NaCl को जब हम AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, AgCl प्लस NaNO3 बनता है। कैसे कि ये Na जो होता है ये Ag के साथ रिएक्शन कर जाता है तो ये AgCl बन के अलग हो जाता है और NaNO3 बचता है। ठीक है, AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, और AgNO3 क्या है, सिल्वर नाइट्राइड। ठीक है, तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है। इसमें ये जो रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है कि हमारा NaCl जो होता है ये आयनिक कंपाउंड से मिला होता है, जिसमें Na प्लस और Cl माइनस होता है। ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस से ये NaCl बना होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यह जो है AgNO3 यह भी आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, Ag पर प्लस चार्ज होता है जबकि NO3 पर ये माइनस चार्ज होता है। ठीक है, AgNO3। ठीक है, उसी तरीके से AgCl सिल्वर क्लोराइड भी बनता है। AgCl ये किससे बनता है, सॉरी, AgCl Ag प्लस और प्लस Cl माइनस। ठीक है, इस प्रकार से यह जो रिएक्शन होती है वो आयनिक कंपाउंड में पाई जाती है। सेकंड है अत्यंत मंद अभिक्रियाएं यानी वेरी स्लो रिएक्शन। तो यह किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, जो अभिक्रियाएं संपन्न होने में बहुत अधिक समय लेती हैं अतिमंद गति अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में महीनों यहाँ तक के वर्षों तक का समय लग जाता है। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो संपन्न होने में, पूर्ण होने में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट से भी कई वर्षों तक का समय लग जाता है, यानी महीनों से सालों तक का समय लग जाता है। इसका एक ही बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे को जंग लगना। यह इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यानी लोहे को जब जंग लगता है उसमें पता नहीं रहता कब तक का टाइम लगता है, यानी महीनों से लेकर वर्षों तक का समय इसमें लग जाता है। ठीक है, तो इसे किस प्रकार से समझ सकते हैं, लोहे को जंग लगना, इसकी रिएक्शन ये है, इसकी रिएक्शन यानी आयरन को जब हम पानी के साथ में करते हैं, यानी जब लोहे पर पानी लगता है और प्लस ऑक्सीजन होता है तो इनका रिएक्शन जो होता है जब लोहे पर जंग लगता है तो वो Fe2O3 में परिवर्तित हो जाता है और X टाइम पानी बनकर निकल जाता है। ठीक है, इस तरीके से लोहे में जंग लगता है। तो अत्यंत मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जो अभिक्रियाएं संपन्न होने में बहुत अधिक समय लेती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अतिमंद अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, और तात्क्षणिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तात्क्षणिक अभिक्रियाएं भी मैंने आपको बताया था, जो अभिक्रियाएं बहुत ही कम समय लेती हैं। ठीक है, जो अभिक्रियाएं संपन्न होने में बहुत ही कम समय लेती हैं यानी बहुत ही तीव्र गति संपन्न हो जाती हैं, उन अभिक्रियाओं को तात्कालिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जबकि अत्यंत मंद अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, जो अभिक्रियाएं संपन्न होने में बहुत अधिक समय लेती हैं। ठीक है, तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, पॉज करके इन्हें नोट जरूर कीजिएगा क्योंकि नोट करना बहुत ही अनिवार्य है। दोस्तों तीसरा है मध्यम गति अभिक्रियाएं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, यानी तात्कालिक अभिक्रियाएं वो मैंने करा दिया है, और वेरी स्लो रिएक्शन यानी अत्यंत मंद अभिक्रियाएं वो भी करा दिया है। तीसरा है मध्यम गति अभिक्रियाएं। तो यह अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, अधिकतर अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो माध्यमिक गतियों से कमरे के ताप पर ही संपन्न होती हैं, इन्हें मध्यम गति अभिक्रियाएं कही जाती हैं। यानी वो अभिक्रिया, वो रिएक्शन जो कमरे के ताप पर ही संपन्न हो जाती है, जितना रूम टेम्परेचर पर ही संपन्न हो जाती है, तो उसे मध्यम गति अभिक्रियाएं कहती हैं। इसका एक एग्जाम्पल है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ
रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड अलग हो जाता है और पानी बनके H2O के साथ CO2 अलग हो जाता है। ठीक है, जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ तो कैल्शियम क्लोराइड अलग हो जाता है और H2O पानी भरकर निकल जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसे बैलेंस कर लीजिएगा रिएक्शन को, ये 2 टाइम HCl हो जाएगा। ठीक है, तो वह अभिक्रियाएं जो कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर पर ही संपन्न हो जाती हैं, इन्हें मध्यम गति अभिक्रियाएं कहते हैं, यानी मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, या तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कीजिए। नोट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाद में जब हम आगे करेंगे, कभी आगे देखेंगे खोलकर, तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ही आगे सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह होने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया की दर? इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। यानी एक समय अंतराल में अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे ही रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, इसे R से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को R से डिनोट करते हैं, मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो यह क्या है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट में परिवर्तन। राइटिंग तो मेरी आपको पता ही है। अपॉन समय अंतराल, टाइम पीरियड। ठीक है, समय अंतराल। तो इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, यानी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन किसके, इकाई समय अंतराल में। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद को इस प्रकार से लिखते हैं, R इज इक्वल टू अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, सांद्रता में कमी। ठीक है, रिएक्टेंट जो होता है, अभी में हम आगे बात करने वाले हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, यानी अभिक्रमक और उत्पाद क्या होता है। पहले आप इसे फिलहाल कर लीजिए। ठीक है, अभिक्रमक की सांद्रता में कमी, समय अंतराल एज इट इज रहेगा। ये जो परिवर्तन होता है ना अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, तो अभिकारक में तो यह सांद्रता में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, ठीक है, और समय अंतराल वही रहेगा। समय अंतराल तो सेम होगा, लेकिन अभिक्रमक की सांद्रता में कमी होगी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इकाई समय अंतराल में अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता जो होती है उसमें परिवर्तन होता है, तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, आगे हम समझते हैं औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो किन्हीं दो समय अंतराल के बीच अभिक्रिया का वेग औसत वेग कहलाता है। यानी जब दो टाइम पीरियड होंगे उनके बीच जो अभिक्रिया का वेग होगा, अभिक्रिया का रेट होगा, वही क्या होगा, औसत वेग कहलाएगा। ठीक है, और तात्क्षणिक वेग क्या होगा, तात्क्षणिक वेग यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो होगी जो एक निश्चित समय पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग होगा। यानी एक कांस्टेंट टाइम जो होगा उस पर जो रिएक्शन का वेग होगा वही तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। ठीक है, इसे R dx अपॉन dt से डिनोट करते हैं, और यही क्या है, कंप्लीट रासायनिक बलगति की है। इसे ही हम क्या कहते हैं,
रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, यही क्या होता है, रासायनिक बलगतिकी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। यानी जो हमारी अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, उसको जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो 4 मुख्य कारक होते हैं। पहला होता है अभिकारक का सांद्रण यानी कॉन्सेंट्रेट ऑफ रिएक्टेंट। तो वो क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। यानी अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, अभी ये होता है अभिकारक की सांद्रता समानुपाती होती है किसके, अभिक्रिया के वेग के। ठीक है, तो दूसरा है हमारा ताप का प्रभाव यानी अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर सामान्यतः बढ़ता है, लेकिन ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यह वेग ताप बढ़ाने पर घटता है, लेकिन सामान्यतः अभिक्रिया का वेग ही बढ़ता है। थर्ड है उत्प्रेरक का प्रभाव यानी अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। यह किसी अभिक्रियक की संकीर्ण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जितनी कम होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। यानी अभिक्रियक की संकीर्ण ऊर्जा अभिक्रियक की संकीर्ण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी अनुक्रमानुपाती होती है किसके, जो हमारा अभिक्रिया का वेग होता है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग यानी अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग घटेगा, और अभिक्रियक की संकीर्ण ऊर्जा बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग घटेगा। ये घटेगी तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा यानी ये बढ़ेगी तो ये भी घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। यानी अनुक्रमानुपाती होते हैं दोनों एक दूसरे के। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ना दिखाई दिया हो यहाँ से दिखाई हो जाएगा। ठीक है, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया होगा, इसके लिए तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ। अगर अभिक्रियक की संकीर्ण ऊर्जा जो होती है ना, ये अनुक्रमानुपाती होती है किसके, अभिक्रियक के वेग के। ठीक है, तो अभिक्रियक की संकीर्ण ऊर्जा बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग घटेगा, और अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो यह घटेगी। दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और चौथा अफेक्ट है दाब का प्रभाव यानी अफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इसमें यदि दाब का प्रभाव पड़ता है, जैसे अभिकारक तथा उत्पाद गैसीय अवस्था में होते हैं, तो अभिक्रिया की गति उस अभिक्रिया में जहां गोलों की संख्या उत्पाद में घटती है, दाब बढ़ाने पर क्रिया तेज हो जाती है। यानी जब हमारे अभिक्रियक, अभिकारक और उत्पाद ये दोनों गैसीय अवस्था में होते, गैसियस फॉर्म में होते हैं, और जब प्रेशर पड़ता है तो गोलों की संख्या उत्पाद में घटती है, तो वहाँ पर दाब बढ़ाने पर यह क्रिया तेज हो जाती है। तो दोस्तों ये हमारे 4 मुख्य अफेक्ट थे जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक थे। ठीक है, तो इन्हें अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। आगे हम समझते हैं, अगला टॉपिक है हमारा आगे हम समझते हैं अणुसंख्यता यानी आणविकता यानी मोलेक्युलरिटी क्या होती है। अणुसंख्या या आगे हम समझते हैं अणुसंख्यता या आणविकता या मोलेक्युलरिटी क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को ही अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता कहते हैं। यानी रिएक्शन में जो भाग लेते अणु जो हमारे होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो जो भाग लेते हैं उनकी संख्या को ही हम अणुसंख्यता या आणविकता कहते हैं। आगे हम रिएक्शन समझाने वाले हैं, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अणुसंख्यता या आणविकता क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता कहते हैं, और इसे काय से डिनोट करते हैं, इसे एम से डिनोट करते हैं।
ठीक है। अणु संख्यता या आणविकता जो होती है वो इस प्रकार से होती है कि एक अणु का अभिक्रिया क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है, ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट अभिक्रिया या अभिकारक का एक अणु भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक अणुक अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, एक अणुक अभिक्रियाएं कहते हैं। इसमें कौन क्या रिएक्शन होता है, वैसे हमें जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, इधर जो होता है उसे क्या कहते हैं, अभिक्रिमक या अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है आगे जो बनता है, जैसे हम H2O2 की रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, H2O पानी बन के निकल जाएगा, जबकि हाफ O2 अलग हो जाएगा, ठीक है। वैसे हमें इससे प्रोडक्ट जो बनता है इधर साइड जो होता है राइट साइड, इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इस चैप्टर में मोस्टली इस चैप्टर में इससे कोई हम रिलेटेड नहीं करेंगे क्योंकि इससे कोई आवश्यकता नहीं है। जो मेन जो बात होगी वो क्या होगी, वो अभिक्रिमक की ही बात होगी। लेकिन हम बता देते हैं, जब H2O2 रिएक्शन होता है तो पानी बनकर H2O अलग हो जाता है, जबकि हाफ O2 अलग हो जाता है, ठीक है। तो एक अणु का अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है, एक अणु का अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। दो अणु अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के दो अणु भाग लेते हैं, सॉरी ये गलत हो गया, दो अणु भाग लेते हैं, ठीक है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के रिएक्टेंट के दो अणु भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्वि अणु अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक तो रिएक्टेंट ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। और इसे डिनोट जो करते हैं वो हम M से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं आणविकता या अणु संख्यता या मोलेक्युलरिटी। तो इसे मैंने अभी पहले बताया था, इससे पहले ही जो थी वो उसमें था M क्या था, मोलेक्युलरिटी यानी आणविकता या अणु संख्यता, और वही हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। यही तो M इज इक्वल टू क्या है 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही अभिकारक है और यहाँ पर दो अभिकारक हैं, तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी, M इज इक्वल टू 2। और यहाँ पर जब हम रिएक्शन करेंगे तो इसका H2I2 क्या बन के निकल जाएगा, 2HI, ठीक है। तो इस तरीके से एक अणु का अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है, एक अणु का अभिक्रिया होती है। द्वि अणु का अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के दो अणु भाग लेते हैं, द्वि अणु का अभिक्रिया कहलाती हैं। और इसकी आणविकता कैसे ज्ञात करेंगे, अगर H2O2 सॉरी अगर यहाँ पर अभिकारक की जगह एक होगा तो इसकी M क्या होगा, 1 होगा, और दो होंगे तो M इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं त्रिअणुक अभिक्रियाएं। तो त्रिअणुक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के 3 अणु भाग लेते हैं, त्रिअणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये देखिएगा, दो तो CO हैं और एक क्या है O2, तो यह कितनी आणविकता अणु संख्यता हुई इसकी 3, यानी स्मॉल m इज इक्वल टू कितना हुआ 3, ठीक है। जब हम इसके, लेकिन रिएक्शन से हमें कोई मीन्स नहीं है, लेकिन हम करा देते हैं, जब 2CO और एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2CO2, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से एक अणु अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है और द्वि अणु 2 अणु भाग लेते हैं और त्रिअणु 3 अणु भाग लेते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को एक अणु, द्वि अणु और त्रिअणु अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। और इसमें ही मैंने आपको अणु संख्यता और आणविकता भी समझा दिया, ठीक है। अगला टॉपिक समझते हैं हम द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। ये इंपॉर्टेंट है, यही आगे न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। तो द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। अभिक्रिया की दर समानुपाती किसके होती है, अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के होती है, ठीक है। इसे हम कैसे समझते हैं, हम देखें, एक एग्जांपल ले, एक हमारी रिएक्शन है A + B, ठीक है। यह क्या बना रही है, कोई भी प्रोडक्ट बना रही है। प्रोडक्ट से मैंने अभी बताया कोई मीन्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ C + D। हमने कोई भी, यह जो फर्स्ट में होता है लेफ्ट साइड में जो होता है, यह क्या होता है, रिएक्टेंट, अभिकारक, अभिक्रिमक, ठीक है। और यह क्या होता है, प्रोडक्ट। यह क्या होता है, अभिकारक, और यह क्या होता है, प्रोडक्ट।
तो अब द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम समझते हैं। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया की दर उसके सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी प्रोपोर्शनल होती है किसके, अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के। इसे कोष्टक में बंद कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर जितना भी होगा वो यहां पर आ जाएगा, और इनके गुणनफल में जो यानी 1 2 3 ए बी कुछ भी होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी, वो कहां पर आ जाएगा, इसकी घातों पर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से जब हम समानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये एज इट इज हो जाएगा। इस प्रकार से कोई भी हम रिएक्शन समझ सकते हैं। ठीक है, यानी ए प्लस बी यह क्या है, अभिकारक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है, यानी ए और बी के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, और अगर हम ऐसे ही यहां पर एक और एग्जांपल लें, जैसे 2a और प्लस 2b, ये कुछ भी प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, उत्पाद लिख लेते हैं हम, कोई भी उत्पाद बना रहा है, तो इसका नियम कैसे लगाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है किसके, अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के, तो ए के और बी। ठीक है, इसमें जो गुणनफल है वो क्या है 2, और इधर भी क्या है 2, तो यह 2 कहां पर आ जाएगा, इसकी घात में आ जाएगा। ठीक है, यह 2 इसके घात में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जब समानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या जाएगा, R इज इक्वल टू ए और बी, इनमें पावर कितनी है 2 और 2, और एक और चीज आपको भूल गए कि यहां पर क्या आना है, कांस्टेंट के। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यह समझ सकते हैं। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम समझ में आ गया कि अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, तो आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। आगे अब हम समझते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो भी समझ लिया हमने। सॉरी, ये अभी टॉपिक रह गया है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए दर नियम समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाया जाना चाहिए। समझिए क्या कह रहा है, किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए दर नियम क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, यही क्या है, दर नियम समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाया जाना चाहिए। तो इसे हम अब कैसे समझते हैं, इसे हम समझते हैं कि सबसे पहले हम मानते हैं कोई एक रिएक्शन है। ठीक है, हम मानते हैं, माना कि एक अभिक्रिया हमारे पास एक हमारी अभिक्रिया है, ले लेते हैं ए प्लस कुछ भी मान लेते हैं बी, ये हमारी कोई भी प्रोडक्ट बना रही है फॉर एग्जांपल, यानी कोई भी हम मान लेते हैं उत्पाद, क्योंकि हमें उत्पाद से कोई मतलब नहीं है अभी, तो हम ये कोई भी हमारा प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, दर नियम लगाएंगे, उससे ही हमारी अभिक्रिया की कोटि ज्ञात होगी। तो दर नियम अनुसार क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होती है अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के। तो यह क्या है, हम अभिकारक मैंने आपको क्या बताया था, जो लेफ्ट हैंड में होता है वो क्या होता है, अभिकारक होते हैं, यह क्या है, अभिकारक। तो ए, ये जो गुणनफल होता है वो कहां पर आ जाता है, घात में आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बी ये कहां में आ जाता है, घात में आ जाती है, जो इसके गुणनफल में होता है। तो यही जब हम इसे समानुपाती का भी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, आर एक कांस्टेंट आ जाएगा के। ठीक है, ए और बी, ये घात में बी आ गया।
तो अब यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करेंगे? तो यह जो घात होगी इसका ही योग, जैसे हमें बताया है ऊपर, किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है। तो इन घातों का जो योग होगा यानी a प्लस b, वही क्या आ जाएगा? a प्लस b क्या है? इसकी घातों का योग। यही क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, तो अब समझ में आया कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है, यानी इन घातों का योग, सॉरी यही आ जाएगा पूरा। ठीक है, उन घातों का योग। तो ये घात होगी, इनका जो योग होगा वही क्या होगा? अभिक्रिया की कोटि होगा। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये 2-3, ये अभी हम आगे भी रह गया है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और हाफ टाइम पीरियड, शून्य कोटि रिएक्शन, ये भी करने वाले हैं। लेकिन ये हमें 2-3 छोटे से एग्जाम्पल हैं। यह न्यूमेरिकल्स उनमें बहुत पूछे जाते हैं 1 या 2 नंबर में। इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में अभिक्रिया की आणविकता यानी अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि का मान ज्ञात कीजिए। यानी m का और n का मान पूछता है। m और n क्या है? m है अणुसंख्यता या आणविकता, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, और n क्या है? अभिक्रिया की कोटि, जो अभी जस्ट अभी मैंने बताया है। ठीक है, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे जब इसका m कैसे ज्ञात कर लें? m तो बहुत सिंपल होता है कि जितने भी अभिकारक हो उस रिएक्शन में भाग लेते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? आणविकता अणुसंकेतक कहते हैं। तो यह क्या है? कितने भाग हैं इसमें? कितने अणु भाग ले रहे हैं? 1 और 1 2। तो m की वैल्यू कितनी हुई? 2। यह तो निकालना बहुत सिंपल होता है, लेकिन n की वैल्यू जो निकालते हैं वो बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू होगी, जैसे कि हम अभी आगे ज्ञात करके भी बताएंगे, लेकिन उससे मैं पहले ही आपको बताता हूं कि n की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी। ठीक है, क्यों होगी? अब हम दर नियम के अनुसार लगाएंगे। m की वैल्यू तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं, लेकिन n की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं? दर नियम अनुसार जब दर नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू के, वो तो आपको पता है R समानुपाती होता है, लेकिन अब मैं आगे से बता रहा हूँ। R इज इक्वल टू के किसके हो जाएगा? NaCl, जितने भी अभिक्रमक हैं NaCl और इनका गुणनफल AgNO3। ठीक है, लेकिन इसके घात, इसके गुणनफल में कुछ भी नहीं है, तो इसकी पावर कितनी मान लेंगे? 1। ठीक है, यानी कुछ भी नहीं होता है तो क्या उसे क्या मानते हैं? 1 मान लेते हैं। इस प्रकार से R के NaCl, ठीक है, 1 और AgNO3 1 और 1 कितना हुआ? 2। ठीक है, और ये है, और n की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, इस प्रकार से n की वैल्यू फाइंड करते हैं। और प्रेक्षित दर, यह क्या होता है? यह प्रेक्षित दर है, और n की वैल्यू क्या है? अभिक्रिया की कोटि। m की वैल्यू ये निकली, और n की वैल्यू इस प्रकार से निकालते हैं फुल फाइंड कर। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे समझते हैं एक और न्यूमेरिकल से हमारा, इस न्यूमेरिकल के बारे में, क्योंकि इसके बाद इसमें हमें पता चलेगा, क्योंकि इस टाइप के बहुत कठिन होते हैं। तो इसमें CH3COO 2C2H5 और प्लस H2O गिव्स क्या है? CH3COOH प्लस C2H5OH। पहले मैं बताता हूँ इनके नाम क्या क्या हैं। यह है इथाइल एल्कोहल, सॉरी इथाइल एसीटेट, क्योंकि C2H5 है ना, इथाइल एसीटेट। और यह क्या है? ये तो हमें सबको पता है, हाइड्रोजन यानी H2O, जल, वाटर। ठीक है, और CH3COOH यह क्या है? यह तो हमें सबको पता है, एसिटिक एसिड है। और C2H5 यह क्या है? यह एथेनॉल है। ठीक है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैंने आपको नाम बता दिए। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है? हमें तो वही फाइंड करना है ना, निम्नलिखित अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता, जैसे कि ये ऊपर दिया गया है। ठीक है, अब ये रही अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि। तो हम इसे फाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है? CH3COO C2H5
इसमें H2O जो होता है, इसमें हम क्या मानते हैं, जब कोई भी जलीय अपघटन कराते हैं तो पानी की वैल्यू 0 मानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, आगे इतना फाइंड नहीं करेंगे। तो m की वैल्यू तो पता है कैसे निकालेंगे, 1 और 1 कितनी होगी 2, और खाली CH3 C+H5 होता है, H2O नहीं होता, तो m की वैल्यू कितनी आती है 1। यानी जितने भी अणु भाग लेते हैं, अभिक्रमक भाग लेते हैं, उन्हें ही अणु संख्याता आणविकता कहते हैं। m की वैल्यू तो फाइंड कर लेते हैं, लेकिन n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना होगा, हमें पता है कि हमने अभी पहले आपको बताया था 2 होगा, क्योंकि वहाँ पर भी 2 भाग थे, तो इसलिए हमने 2 बता दिया था, 1 और 1 2। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा अभी हम फाइंड करके बता देंगे। यहाँ पर R समानुपाती किसके होता है, यानी हम पूरा जब ऑब्जर्व निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू K CH3 COO2H5, ठीक है, और H2O इसकी अब मैंने आपको बताया था, वहाँ से उस प्रकार से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा n की वैल्यू। लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी 1 होगी, क्यों होगी, क्योंकि जब भी हमें रिएक्शन में पानी दिया होता है, H2O दिया हुआ होता है, तो H2O की वैल्यू कितनी लिखते हैं, अभिक्रिया की कोटि उसकी 0 होती है। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, H2O होगा किसी भी रिएक्शन में अभिक्रिया की कोटि निकालते समय तो H2O की वैल्यू कितनी रखेंगे 0, ठीक है। तो इस प्रकार से R की वैल्यू कितनी होगी, K CH3 COO2H5 1। तो इस प्रकार से n की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1, ठीक है। तो जब भी कभी भी हमें रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि निकालते वक्त H2O दिया हुआ होगा, तो वहाँ पर H2O की वैल्यू कितनी रखेंगे 0, ठीक है। देखो मैंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट कराए हुए हैं, देखिएगा कि जब भी जलीय अपघटन होगा तो वहाँ पर पानी की वैल्यू कितनी रखेंगे 0 रखेंगे, ठीक है। और जब भी अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट होगा तो उसकी अभिक्रिया की कोटि 0 होगी। कैटेलिस्ट क्या होता है, इधर जो लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, कैटेलिस्ट उत्प्रेरक होता है। तो इसकी हम निकालते हैं N2 और 3H2, ठीक है। इसकी आणविक संख्याता या आणविकता कितना होगा, इसकी 3 और 1 4, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। अब n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आगे देखिए। इसके लिए हमें सबसे पहले वही नियम लगाना है, दर नियम, ठीक है। दर नियम अनुसार कैसे करेंगे, R समानुपाती होगा किसके, N2 और H2, N2 और H2। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1, ये जो हम 1 लगाते नहीं है, क्योंकि जिसका कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब क्या होता है 1। और यहाँ पर लेकिन इसके गुणनफल में 3 है, तो पावर कितनी हो जाएगी 3। लेकिन अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, कभी भी जब कैटालिस्ट दिया हुआ होता है, उत्प्रेरक जब भी दिया हुआ होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो इसकी वैल्यू भी 0 हुई और इसकी वैल्यू भी 0 हुई, यानी कंप्लीट रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि कितनी हुई 0 हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविक संख्याता या आणविकता हम फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है प्रथम कोटि अभिक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो 2 अभिक्रिया होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और शून्य कोटि अभिक्रिया यानी 0 ऑर्डर रिएक्शन, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और यही आगे कंप्लीट न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती हैं, क्योंकि इनके पर ही बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में।
तो यह क्या होता है, वह अभिक्रिया जो अभिक्रिमक की इकाई सांद्रता पर निर्भर करती है, यानी इकाई सांद्रता, एक सांद्रता, वन कॉन्सेंट्रेट पर निर्भर करती है, वह अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। ठीक है, अभिक्रिमक की इकाई सांद्रता पर यह अभिक्रिया निर्भर करती है। तो इसे चलिए समझते हैं, यानी कोई हमारी एक अभिक्रिया है, अभिक्रिया कोई भी हमारी एक अभिक्रिमक ले लेते हैं, यह अभी कोई भी प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, यह हमारी कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, यानी उत्पाद बना रही है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक समय में यानी जब t इक्वल टू कितना है, 0 है, तो यहां पर A की सांद्रता कितनी होगी, A, और लेकिन यहां पर प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होगा, कोई भी बना हुआ नहीं होगा। A की वैल्यू कितनी होगी, A होगी, स्मॉल a, यानी थोड़ा बहुत अभिक्रिया बनी होगी। ठीक है, और जब t समय पश्चात, जब t समय में यानी t इक्वल टू कितना है, t होगा, तो यह थोड़ा सा अभिक्रिया हो जाएगी x, यानी a में से x निकल जाएगा। ठीक है, तो जब हमारी कोई भी हमें एक रिएक्शन लेते हैं, तो प्रारंभिक समय में जब कोई भी समय यानी t इक्वल टू 0 होता है, तो उसका अभिक्रिया क्या होता है, a होता है, यानी कोई भी छोटा स्मॉल अल्प मात्रा में होता है। लेकिन प्रोडक्ट जब कुछ भी नहीं बनता है, जब हमारा प्रोडक्ट x बन जाता है, तो इसमें से x माइनस हो जाता है, यानी x निकल जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम दर नियम लगाएंगे। ठीक है, दर नियम, तो दर नियम के अनुसार R किसके बराबर होता है, K। ठीक है, जो भी हमारा अभिक्रिमक होता है उसकी सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के, A, क्योंकि यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें ऊपर ही दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी एक कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो बलगति के अनुसार R किसके बराबर होता है, dx अपॉन dt के बराबर होता है। यह हमें आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, 1, इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1, और इसे क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, और आगे करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा ऊपर से मिस हो गया, यहाँ पर R की भी जो वैल्यू है, इसे A की जगह क्या है हमारा, t समय में क्या, A की वैल्यू कितनी है, a माइनस एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। थोड़ा सा मिस हो गया था वहाँ से, तो इसे मान ली R इज इक्वल टू कितना होगा, K a माइनस एक्स, जब A की वैल्यू कितनी है हमारी, a माइनस एक्स है। ठीक है, ऊपर हम दे रखा है, जब t इज इक्वल टू 2 है, तो A की वैल्यू a माइनस एक्स 1 हो गया। तो यहाँ से हम करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 व 2 से, दोनों की जब हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि R दोनों के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt के a माइनस एक्स। ठीक है, तो a माइनस एक्स, इसे हम जब इधर लेके जाएंगे, सॉरी यहाँ पर से मिस हो गया, t dx अपॉन dt है, तो dt को उधर लेके जाएंगे, a माइनस एक्स को जब हम इधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, और k इसके गुणनफल में हो जाएगा, k dt। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे नोट कर दीजिए, आगे समझते हैं। मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों का समाकलन। जब हम दोनों का समाकलन करेंगे, करने पर थोड़ा सा ही लॉन्ग तो होता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ए माइनस एक्स समाकलन के डी टी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है, ठीक है। तो के बाहर आ जाएगा इसके, लेकिन ए इसका डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का जो हम समाकलन करेंगे कितना आएगा, log 1 अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। और के का समाकलन होता नहीं है, और डी टी में कितना 1 है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा के इंटू टी। जब समाकलन का साइन हटाते हैं तो एक समाकलन स्थिरांक आ जाता है, यानी प्लस सी हो जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम समझते हैं कि log ई बेस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है। हम जानते हैं log ई बेस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होती है माइनस log ई बेस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से log 1 अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, माइनस log ए माइनस एक्स, ठीक है। और के टी के साथ क्या है, प्लस सी। इसे हम इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं, ठीक है। और आगे समझते हैं, ऊपर करते हैं थोड़ा सा। तो इसके लिए ये हमारा कितना है, टी समय में है, लेकिन हम अगर इसकी कंपैरिजन प्रारंभिक समय में करें, प्रारंभिक समय में यानी जब टी की वैल्यू भी 0 है और एक्स की वैल्यू भी 0 है, जब इसकी कंपैरिजन करें, आप ऊपर देख लीजिएगा, जब टी की वैल्यू 0 है और एक्स की वैल्यू 0 है, तो इन दोनों का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक पहले एक नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे नोट कीजिए, तब तक हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट कीजिए इसे। चलिए यहीं थोड़ी सी जगह है, यहीं पर कर लेते हैं। समीकरण 3 में इस मान रखेंगे एक्स और टी का। समीकरण 3 में मान रखने पे तो कितना हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू 0 और टी की वैल्यू भी एक्स की वैल्यू 0 और टी की वैल्यू भी 0, तो कितना हो जाएगा, माइनस log ई बेस ए इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, सी के, ठीक है, क्योंकि टी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और जो अब हमारी सी की वैल्यू जो निकल के आई है, यानी माइनस log ई बेस ए जो निकल के आया है, उसका मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिखते हैं समीकरण 3 में सी का मान रखने पर जब हम सी का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस log ई बेस ए माइनस, तो एज इट इज है ही है पहले से, और के टी माइनस log ई बेस ए हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। जब हम इसे इधर लेके जाएंगे, log ई बेस ए को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, यह प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में पहले से ही है। log ई बेस ए इसे इधर ले आए और ये माइनस में पहले से ही है, तो log ई बेस ए माइनस एक्स, और यह क्या है, के टी, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, जब हम log एक्स माइनस log ए माइनस एक्स इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी हम जानते हैं log ए माइनस log बी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, log ए अपॉन वी के बराबर होती है, ठीक है। तो यहीं से ही हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम के 1 अपॉन टी को इधर ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये log ई बेस ए माइनस log ए माइनस एक्स। क्यों हुआ, क्योंकि जब हम के को इधर ले आएंगे, टी को इधर ले जाएंगे, टी इधर आ गया तो कितना होगा, टी अपॉन में हो जाएगा 1 अपॉन टी, और ये एज इट इज है। तो यहाँ से हम समझते हैं log ई बेस ए और माइनस log ई बेस ए माइनस एक्स, तो log ए और माइनस log बी इसकी वैल्यू कितनी होती है, log ए अपॉन वी के बराबर होती है,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, k इज इक्वल टू 1/t log a अपॉन a माइनस एक्स। कैसे हुई, अभी मैंने आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया है। ठीक है, तो अब इतनी वैल्यू इसकी हो गई। तो हम जानते हैं जब हम किसी भी लोग को किसके ई बेस एक्स है हमारा यह लोग, तो जब हम इसे 10 बेस में ले जाएंगे, log 10 बेस में ले जाएंगे तो क्या होगा, 2.303 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जब लोग ई बेस एक्स को log 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 की गुणनफल यानी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब इसका मान रख देंगे कि k 2.303 बाई टी, और ये लोग ई बेस है यानी कुछ नहीं है, ई बेस है तो ये कितने बेस पर हो जाएगा, 10 बेस पर हो जाएगा, log 10 बेस। ठीक है, तो a अपॉन a माइनस एक्स, यह कंप्लीट फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर k क्या है, k है स्थिरांक, और t क्या है, t समय है, और a क्या है, a है हमारा अभिक्रिमक की प्रारंभिक सांद्रता, और x क्या है, x है हमारा अभिक्रियत मात्रा, और a माइनस एक्स क्या है, अभिकारक की शेष सांद्रता यानी अभिकारक की जो सांद्रता बची है वह है। तो चलो लिख लेते हैं, सबसे पहले हम इन्हें नाम लिख लेते हैं, आप नोट तो सबको कर लीजिएगा। ठीक है, k इक्वल टू क्या है, दर स्थिरांक। ठीक है, t क्या है, t क्या समय, और a क्या है, अभिक्रिमक की प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, और x क्या है, अभिक्रिमक मात्रा, अभिक्रियत मात्रा, और a माइनस एक्स क्या है, अभिकारक की शेष सांद्रता जो बचती है। ठीक है, जब t इज इक्वल टू टी हो जाता है तो जो a माइनस एक्स बचता है वो क्या होता है, वही अभिकारक की शेष सांद्रता होती है, सांद्रता। ठीक है, यह क्या हो गया, यह कंप्लीट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। अब हम आगे समझते हैं इसका अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, तो अर्ध आयुकाल कैसे निकालेंगे, वह समय जब अभिकारक की आधी अभिक्रिया हो जाती है उसे ही क्या कहते हैं, अर्ध आयुकाल कहते हैं। निकालते हैं अर्ध आयुकाल। जब हम अर्ध आयुकाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, t1/2, और a की वैल्यू तो a ही होगी, लेकिन a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2। ठीक है, तो इसका मान रख देंगे किसमें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। इसके लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पता होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि रिएक्शन। ठीक है, तो लिखेंगे एक कोटि अभिक्रिया या प्रथम कोटि अभिक्रिया या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभिक्रिया, उसका सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए जो अभी मैंने आपको कराया है। क्या है, 2.303 बाई टी इज इक्वल log 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स। यह क्या है, इसका फॉर्मूला है किसका, प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो इसमें अभी इन सब का मान लिख देंगे किसका, t का, और a माइनस एक्स इनका मान रख देंगे तो क्या होगा, लिखते हैं मान रखने पर, मान रखते हैं
पहले हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो क्या होगा कि 2.303, टी की वैल्यू कितनी है, टी हाफ, यानी t/2, ठीक है। और log 10 बेस स्टेज है, और ए की वैल्यू ए की ए है, और a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303, और टी हाफ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 10 की वैल्यू, log 10 बेस 2, क्योंकि 2 ऊपर आ जाएगा। तो हम जानते हैं log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, कितने है 10, यानी 3010। तो log 2 की वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.303 अपॉन टी हाफ, तो है ही टी हाफ, और 0.3010। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.693 बाई टी हाफ, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 0.693 अपॉन टी हाफ। तो जब टी 1/2, यही क्या है, अर्धायु काल है, पहले हम लिखते हैं 0.693 बाई टी हाफ, यह वैल्यू है। लेकिन जब हम ऊपर कर लेते हैं, थोड़ी दिखाई नहीं दिया होगा आपको, टी हाफ की वैल्यू निकालेंगे, यही हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो कितना हो जाएगा, 0.693 बाई के, यह भी स्थिरांक है, यह भी स्थिरांक है। तो इसका मतलब टी हाफ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक कांस्टेंट यानी कि स्थिरांक होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अर्ध आयुकाल निकाल सकते हैं। इसका कंप्लीट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि नोट करना ही बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हो गया, और हाफ टाइम पीरियड भी हो गया, है ना, प्रथम कोटि अभिक्रिया भी होगी, और अर्धायुकाल भी हो गया प्रथम कोटि अभिक्रिया का। अब हम समझते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। दोस्तों शून्य कोटि अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन बिल्कुल एज इट एज सेम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अभिक्रिया अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो निर्भर नहीं करती है, यानी n की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो इसमें लिखेंगे वे अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, वो रिएक्शन जो जिसका वेग अभिक्रिया की सांद्रता अभिकारक रिएक्टेंट की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, यानी n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। तो कैसे करेंगे अभिक्रिया, वही उसी की तरह अभिक्रिया कोई भी हमारी एक इकाई समयांतराल का है a, वो प्रोडक्ट बना रहा है, उत्पाद बना रहा है, तो प्रारंभिक समय कब लेंगे, जब t इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर क्या होगा, जब अल्प मात्रा ही बनेगी, तो यानी a, और लेकिन t इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर कोई भी उत्पाद नहीं बनेगा, क्योंकि जब समय नहीं लगेगा तो कोई भी उत्पाद नहीं बनेगा। लेकिन जब t समय पहुँचा, जब t की वैल्यू t हो जाती है, यानी कोई समय लग जाता है, तो उसके x प्रोडक्ट बन जाता है, तो a माइनस एक्स, यानी a में से x निकल जाता है, ठीक है। और अब हम करेंगे दर नियमानुसार। जब दर नियमानुसार करेंगे तो r इज इक्वल टू r समानुपाती किसके होगा, k के, क्योंकि मैंने बताया रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है, ठीक है। तो यहाँ पर r समानुपाती a होगा, ठीक है। तो एक, और जब हम इसी समानुपाती का साइन हटाएंगे तो इसके क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो यह क्या है, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब हम करेंगे बल गतिकी के दर नियमानुसार, यानी r इज इक्वल टू dx अपॉन dt होता है। तो दोनों का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कितना होगा, दोनों, क्योंकि दोनों r के बराबर हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन ये होगी, सेकंड ये होगी, ठीक है। तो a की वैल्यू 0 है, तो a तो कट हो ही जाएगा, और उसके बाद में k बचा, k dx अपॉन dt। जब हम dt को k के साथ लेंगे तो dx इधर आ जाएगा और k इसके गुणनफल में हो जाएगा। और जब हम इसका समाकलन करेंगे, ऊपर करते हैं,
समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन करने पर यानी 1 का कितना समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा x, क्योंकि x के सापेक्ष है और t या t के सापेक्ष है तो k बाहर आ जाएगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है। तो k इंटू कितना हो जाएगा t, 1 का समाकलन क्योंकि t हो गया। और जब कोई हम समाकलन करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, एक समाकलन स्थिरांक आ जाता है, जैसे हम क्या कहते हैं, c कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, आगे समझते हैं। तो जब हम प्रारंभिक समय, क्योंकि यह t समय में है, जब हम प्रारंभिक समय से इसका तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब t इज इक्वल टू 0 है तो जब x की वैल्यू कितनी है, 0। अभी ऊपर देख लीजिएगा, जब t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी 0 है। तो समीकरण 3 में मान रखेंगे तो इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल टू k इंटू टी प्लस सी। जब हमारी x की वैल्यू भी 0 होगी और t की वैल्यू 0 होगी तो c की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब समीकरण 3 में मान रखेंगे तो कितना होगा, समीकरण 3 में मान रखेंगे c का तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू k2 प्लस सी। ये क्या है, ये इक्वेशन 3 है, तो c का मान 0 रख देंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इंटू टी। ठीक है, तो t x के अपॉन में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू x अपॉन टी। और यही क्या है, यही शून्य कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला है। ठीक है, यही क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला है। ये सारी चीज़ें अब मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था कि x क्या है अभिक्रियत मात्रा, k क्या है दर स्थिरांक, a क्या है अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता और t क्या है समय और c क्या है समाकलन स्थिरांक। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा यह कंप्लीट थ्योरिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं आने वाला है, यह मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप इन्हें इतना भी कर लिया तो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आगे समझते हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में, क्योंकि इनमें से न्यूमेरिकल 1-2 आ ही जाता है। चलिए अब समझते हैं न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न के बारे में, क्योंकि यही इस तरीके के एग्ज़ाम पल आपके एग्ज़ाम में आएंगे, बस थोड़ा बहुत डाटा अलग होगा, यानी वैल्यू अलग दी होगी, बिल्कुल सेम ऐसे ही आने वाले हैं। तो प्रश्न एक क्या कह रहा है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकंड है। तो इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए। यहाँ पे हमें हाफ टाइम पीरियड की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करना है इसका। सबसे पहले हमें यह देखना है कि दिया गया क्या है। जो दिया गया है वह लिखते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं मैं करने का आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं जो दिया गया है और उसके बाद लिखेंगे जो फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, हमें गिवन है सबसे पहले क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की। सबसे पहले हमें देखना कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो क्या है, या तो शून्य होगी या प्रथम होगी। तो क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, और उसके बाद किसका मान दिया है, k का मान, वेग स्थिरांक यानी k का मान दिया है। कितना है, 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड। ठीक है, और हमें अब लिखना फाइंड यानी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें जो ज्ञात करना है वो क्या है, t हाफ ज्ञात करना है, t/2 यानी t हाफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि टी हाफ की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है t1/2। ठीक है, फॉर्मूला है, लिख लेते हैं कभी आपको नहीं याद हो। कितना, 0.693/k। ठीक है, और इसकी वैल्यू लिख लेंगे। मैं ऊपर करता हूँ, थोड़ा सा दिखाई दे जाएगा आपको। तो टी हाफ की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले हम मान लिखते हैं k का मान लिख देते हैं 0.693। कितना है, वेग स्थिरांक का मान 5.5 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, तो इसके बाद में जब हम पॉइंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जब यहाँ से पॉइंट कट करेंगे तो इसके एक इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻1। जब हम 5.5 यहाँ पर इनवर्स में इसलिए लिखा 0 लिख लेंगे, तो जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.26। ठीक है, और यह है
जो 10 - 1 है, जब यह -14 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस का 14 हो जाएगा। जब ये माइनस में ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट टी हाफ की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी होगी, 1.26 × 10⁻13 सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से यह क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम प्रश्न 2 करेंगे। प्रश्न 2 है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 30 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट है, इसी बेस पर न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं कि 30 मिनट में 90% हो जाती है, 40 मिनट में 80% हो जाती है, इस तरीके से आते हैं। तो इसे किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले हमें इसका सॉल्यूशन करना है। मैंने अभी बताया, सबसे पहले हमें लिखना है क्या दिया गया है, गिवन है, हमें क्या गिवन है। सबसे पहले यह दिया गया है प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, तो हमें आगे सबसे पहले ए की वैल्यू क्या होती है, यह होती है अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, 90% पूर्ण हो रहा है तो ए की वैल्यू हमारी बिल्कुल स्थिर होती है, ए की वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट होती है, कितनी, 100। ए की वैल्यू हमें यही लेनी है, 100। ठीक है, और टी की वैल्यू कितनी दी गई है, टी की वैल्यू है 30। ठीक है, और एक्स कितना हो रहा है हमारा, एक्स हो रहा है 90%, यानी 90 दे रही हुई है। और जब हम a - x की वैल्यू निकालेंगे कितना होगा, यानी 100 में से 90 गया, कितना बचा, 10। ठीक है, ये चीज़ हमें दी हुई है, हमें फाइंड क्या करना है, टी हाफ हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो टी हाफ का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टी हाफ के पास हमारा फॉर्मूला है कितना, 0.693/K। ठीक है, 0.693/K, ये हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन अभी हमें K की वैल्यू ही फाइंड करनी है, क्योंकि K की वैल्यू हमारे पास है नहीं। तो K की वैल्यू किससे फाइंड करेंगे, हम एक फॉर्मूले जानते हैं, वो प्रथम कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला 2.303। प्रथम कोटि अभिक्रिया का ही फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है। क्यों, क्योंकि हमें प्रथम कोटि की ही सवाल दिया गया है। तो 2.303 टी log 10 बेस कितना है, फॉर्मूला होता है a/a-x। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंप्लीट की वैल्यू लिख देंगे, जो जो हमें वैल्यू दी गई है। तो k की वैल्यू कितनी है, 2.303। t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 30, है ना, और log 10 और a की वैल्यू कितनी है, a/10 का से कोई मीन्स नहीं है, क्योंकि यह एक बेस है। तो 10 और a-x, सॉरी, log 10 की जो a की वैल्यू कितनी है, 100, और a-x की वैल्यू कितनी है, 10। जब हम 10 से 10 कट हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, देख लीजिएगा, दिख रहा होगा आपको। तो 2.303/30 और log 10 की वैल्यू कितनी, 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो फॉर्मूले 1 से हम इसका मान रख देंगे। ठीक है, फॉर्मूला इक्वेशन 1 क्या है हमारी, ये, इसे हम इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। तो हम आगे अब इनका मान रख देते हैं, इक्वेशन 1 में लिख लेते हैं समीकरण 1 से, फॉर्मूले को ही हमने एक समीकरण मान लिया। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.693 अपॉन कितना है, 2.303, और यह 30, यह ऊपर पहुंच जाएगा 30। ठीक है, क्योंकि जब हम इसे अपॉन में करेंगे तो ये नीचे वाला कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट, यह भी 3 के बाद है, यह भी 3 के बाद, पॉइंट से पॉइंट कट हो गया। तो 2303 से हम 693 यह कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम कंप्लीट इसे सॉल्व करेंगे तो यह इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 वैल्यू हो जाएगी, और यह 0 इसके हाफ में आ जाएगा। ठीक है,
तो ये 2303 2303 से 6930 कितनी बार कटता है? 3 बार, ठीक है। और 3 और 0 कट हो गया क्योंकि 0 इसे हम यहाँ से इधर को ले आए, ठीक है। 0 कट हो गया, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। 9 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यह कंप्लीट कर लेते हैं। इसका आपको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि टाइम आगे बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने आपको कंप्लीट वैल्यू लिख दी है। अब समझते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान 0.0005 मिनट इनवर्स है, यानी पर मिनट है, तो उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, कितना दिया हुआ है? प्रथम कोटि अभिक्रिया। सबसे पहले हमें यही देखना है कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया हमें दी हुई है, अभिक्रिया, ठीक है। और दर स्थिरांक का हमें मान यानी के का मान दिया गया है कितना? 0.0005 मिनट इनवर्स। अब हमें क्या फाइंड करना है? अर्धायुकाल प्रथम कोटि का ज्ञात करना है, ठीक है। फाइंड क्या करना है? टी हाफ, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क का साइन है, सही से बना लीजिएगा, मेरी तरह मत बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, सॉरी। अब हमें टी हाफ का वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे? हम फॉर्मूले जानते हैं, T1/2 कितना होता है? 0.693/K। वैल्यू रख देंगे, कितनी है? 0.0005, ठीक है। ये हमें वैल्यू दी हुई है। जब हम पॉइंट से पॉइंट करेंगे, लेकिन ये 4 के बाद है, ये 3 के बाद है, तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगी। जब हम इसे कंप्लीट फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6930/5। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिखाई दे रहा है? टी हाफ की वैल्यू हो जाएगी 1386, क्योंकि 5 1 जब 5 और 5 3 जब 15 और 5 8 जा 40 और 5 6 जा 30, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा मिनट। ये आंसर हो गया, ठीक है। 3 प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न 3 है, सॉरी यह प्रश्न 4 है, यह प्रश्न 4 है, ठीक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल कितना दिया गया है? 35 मिनट है। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। इसमें हमें के का मान फाइंड करना है, आपको दिखाई दे गया होगा, ठीक है। सॉल्यूशन करना है, तो हमें क्या दिया गया है? दिया गया है कि अभिक्रिया कौन सी है? प्रथम कोटि। इसी अभिक्रिया से ज़्यादा एग्जाम्पल आते हैं। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है। यहां पर हमें किसका मान दिया गया है? टी हाफ का मान दिया गया है कितना? 35 मिनट, 35 मिनट। यहां पे हमें फाइंड क्या करना है? हमें के का मान फाइंड करना है, ठीक है। यानी ज्ञात करना है हमें क्या? के। तो हमें सबसे पहले वैल्यू रखनी है, टी हाफ की ही वैल्यू रख देते हैं। कितना होता है? 0.693/K। लेकिन हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के इधर चला जाएगा और टी हाफ नीचे आ जाएगा, ठीक है। 693/T हाफ, और टी हाफ की वैल्यू कितनी दी गई है? 35, ठीक है। जब हम इसे कंप्लीट को सॉल्व करेंगे कि तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.98। लेकिन उससे पहले जब हम इसे शून्य में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.0198, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें 2 पॉइंटों से आगे निकालना है, तो यह पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन हमें 0.1 के आगे पॉइंट लगाना है, तो 2 इनवर्स में आ जाएगा। तो 1.98 × 10⁻² हो जाएगा
किसमें, मिनस्ट इनवर्स में। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके 4 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न कराते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है, एक अणु का x का y में रूपांतर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यानी x का y में रूपांतर हो रहा है और अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 2। तो यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो y के निर्माण होने में क्या वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हमें सॉल्यूशन करना है। इसमें क्या दे रखा है, यानी x का y में रूपांतरण हो रहा है। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यानी अभिक्रिया की दर कितनी दी हुई है, लिख लेते हैं। अभिक्रिया की दर कितनी है, हम जानते हैं अभिक्रिया की दर किसके बराबर होती है, अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल की। ठीक है, अभिक्रिया तो कितना है यहाँ x, लेकिन कितनी कोटि की अभिक्रिया दी हुई है, ऊपर मान दे रखा है द्वितीय कोटि की। ठीक है, यानी n की वैल्यू 2 है। तो x की सांद्रता बोल रहा 3 गुनी बढ़ा दी जाए, x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम इसकी सांद्रता 3 गुनी कर देंगे, लिख लेते हैं कितना हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 3 गुनी कर दें तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू के 9x स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर। तो हम एक चीज़ लिख लेते हैं, r की वैल्यू यहाँ 1 लिख लेते हैं, यहाँ 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम मान लेते हैं 1 है और ये है 2 है। आगे लिखते हैं समीकरण 2 का हम इसमें अगर भाग दे देंगे तो हमें R2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। समीकरण 2 का समीकरण 1 में भाग देने पर, ठीक है, जब हम इसका डिवाइड देंगे तो क्या होएगा, R2 बाई R1 के 9x स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी है, के एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो k से k कट हो गया। ठीक है, और x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो गया। और जब हम इसकी R2 की वैल्यू इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, R2 9R1। तो इसका मतलब ये है अभिक्रिया का वेग 9 गुना बढ़ जाएगा, यानी दूसरी जो अभिक्रिया का वेग होगा वो पहली अभिक्रिया के वेग से 9 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं अभिक्रिया का वेग 9 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह कंप्लीट न्यूमेरिकल्स भी हो गए। इन्हीं पर बेस कंप्लीट न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं और इसी तरीके से हमारा कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। दोस्तों इससे पहले हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारे चैप्टरों के वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, यानी सारी प्लेलिस्ट हमारी जेडएम क्लासेस के चैनल पर मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए। मिलते हैं चैप्टर 5 के अगले वीडियो पर, जब तक के लिए गुड बाय।